एक छोटा सा देश जिसको भारत के बाद इंडिपेंडेंस मिला, भारत देश से स्ट्रगल कर रहा था। ना फूड, ना टेक्नोलॉजी, ना स्मार्ट लेबर, ना लैंड, ना रिसोर्सेज। लेकिन भाई साहब आज टर्न अराउंड ऐसे हुआ कि एशिया का ही नहीं, पूरे दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है। जीडीपी पर कैपिटा में उसने यूएस और यूके को भी पीछे छोड़ दिया। हर 6 जन में से 1 जन यहाँ पे मिलियनर है। यानी क्या तहलका मचा दिया, बहुत सीखने को मिलेगा क्योंकि ये कंट्री का नाम है सिंगापुर। भैया सिंगापुर ने आखिर 59 इयर्स में ऐसा क्या धमाका किया कि थर्ड क्लास कंट्री स्ट्रगलिंग पुअर ड्रग एडिक्शन से आज फर्स्ट क्लास कंट्री बन गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर और इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते भाई सिंगापुर की क्या हालत थी। तो भाई सिंगापुर बहुत ही गरीब देश था। ब्रिटिशर्स उसके ट्रेडिंग पोटेंशियल को देखकर उस पर कैप्चर कर दिया और 144 इयर्स रूल कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड साउथ चाइना सी के एकदम बीचों बीच था, यानी स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिशिंग विलेज था। तो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। जैसे ही 1965 में ब्रिटिशर्स ने छोड़ा, सिंगापुर को इंडिपेंडेंस मिल गया और ट्रेडिंग खत्म हो गई। लोगों को पता नहीं चला कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर। और यही वजह से प्रोटेस्ट, रायट्स, खून खराबा, इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का एडिक्शन बढ़ गया। सिंगापुर पूरी तरह से खत्म होने वाला ही था कि आया रियल लाइफ का पुष्पा। यानी कोई फूड नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं। लोग किस पे रिलाई कर सकते थे? 5 किलोमीटर स्क्वायर लैंड थी, पॉपुलेशन 18 लोग था। एम्प्लॉयमेंट के लिए, खाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और एंट्री किया रियल हीरो ने जिसका नाम था ली कुआन यू। तो ली कुआन यू कौन है भाई? ये दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, 31 इयर्स का टर्म। और फन फैक्ट, उनको पीएम बनना ही नहीं था। वो एक वकील थे जो मजबूरन हालात को देख के पॉलिटिशियन बने और उन्होंने देश की सेवा की, देश को ट्रांसफॉर्म किया। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ली कुआन यू ने ऐसे कौन से 5 स्ट्रिक्ट स्मार्ट कदम उठाए जिसके कारण सिंगापुर फ्लॉप से हीरो बन गया। और ये लेसन आप अपने लाइफ में, बिजनेस में, समाज में और हम हमारे भारत देश में जरूर इंप्लीमेंट अगर करते हैं तो लाइफ जिंगल अलग हो जाएगा। भाई स्ट्रैटेजी नंबर 1 है ओपन डोर पॉलिसी। भाई सिंगापुर को पता था, बहुत स्मार्टली हम इसे कहते हैं टारगेटिंग, कि 1960s में इंडिपेंडेंस मिला, क्या करें? क्या हम फिशिंग ही करें? क्या हम ट्रेडिंग करें? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में जाए? क्या हम आईटी सर्विसेज में जाए? उन्होंने बोला कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने बोला हम फाइनेंशियल हब बनते हैं और फाइनेंशियल हब करने के लिए दुनिया के बेस्ट कंपनीज को इनवाइट करते हैं। 1960s और 70s में एक ऐसा दौर था कि लोग या तो एंटी रशिया या एंटी यूएसए जा रहे थे, या ईस्ट या वेस्ट। सिंगापुर ने बोला, ली कुआन यू ने बोला भाई हम सबका स्वागत करेंगे, सभी बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट करेंगे। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम फाइनेंशियल हब बनेंगे। रेगुलेशंस को एकदम लाइट कर दिया, पेपर वर्क को खत्म कर दिया, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग कर दिया, और जो मिलियनर्स और बिलियनर्स को चाहिए, लो कॉर्पोरेट टैक्स। आज भारत देश में हमारे बेचारे एमएसएमईज और रिच एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये बिजनेस को फ्रेंडली नहीं, जीना हराम कर रहा है। ये हार्श रियलिटी है। लेकिन सिंगापुर पे कोई तारीख पे तारीख, कोई पेपर वर्क नहीं और टैक्स बहुत कम। इनफैक्ट आज भी 17% कॉर्पोरेट टैक्स है और कुछ फेवरेबल बिजनेसेस के लिए सिर्फ 13.5% टैक्स। और यही रीजन था कि 4200 एमएनसीज ने अपना रीजनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में बना दिया। सिंगापुर 5th कंट्री है जिसके पास दुनिया का 5th लार्जेस्ट एफडीआई है। और इसी के कारण सिंगापुर के पास एक खिचड़ी ऑफ यूनिक कल्चर भी मिला। दुनिया के देश देश कोने से स्मार्ट टैलेंट आया और इसके लिए लोग हमेशा बोलते हैं कि हमने
कुछ हटके किया, दिल खोला, हाथ खोले, ईज ऑफ बिजनेस और सिंप्लिसिटी दिया और इसके लिए हमारा लाइफ टर्न अराउंड हुआ। इससे हमें क्या सीख मिलता है? लाइफ में और बिजनेस में सिंपल रहो, मेक इट इजी फॉर पीपल टू वर्क विथ यू एंड यू विल फ्लरिश। लेकिन अगर आप अकड़ के रहोगे, कॉम्प्लेक्स रहोगे, अपने आप को डेढ़ शाना समझोगे, तो आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, आपके साथ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और आपका ग्रोथ अटक जाएगा। सेकेंड बिगेस्ट रीजन है मेरिटोक्रेसी, यानी सिंगापुर एक ही चीज बोलता है, भैया तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हें ग्रोथ मिलेगा। दी अमेरिकन ड्रीम के बाद आजकल द सिंगापुर ड्रीम पूरे दुनिया में छाया हुआ है। सिंगापुर के पास भाई कोई रिसोर्स नहीं थे, कोई गोल्ड नहीं, कोई ऑयल नहीं, वो सिर्फ एक हब था। तो उसने बोला भाई हमें खर्चा नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट करना है और उसने हेविली अपने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया और माहौल को ऐसा बनाया कि दुनिया के बेस्ट और ब्राइटेस्ट हमें ज्वाइन करें और पब्लिक सर्विस में और गवर्नमेंट में देश को आगे लेके जाने के लिए अपना योगदान दें। और इसके लिए आज सिंगापुर में प्राइमरी एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी का सबके लिए फ्री है। करंट लिटरेसी रेट सिंगापुर में 97.65% है, माइंड ब्लोइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सोचते हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंस नहीं, ये देश के फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। 1959 से $64 मिलियन इन्वेस्ट करते करते 2023 में $14 बिलियन एक छोटे से देश ने अपने नागरिकों और भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया। और इस इन्वेस्टमेंट से सिंगापुर को स्किल्ड वर्कफोर्स, फॉरेन कंपनीज, टैलेंट्स और सिविल सर्विस, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्कूल्स, ये बिजनेस चल पड़ा और सिंगापुर से 59 इयर्स में थर्ड क्लास कंट्री से टॉप क्लास कंट्री बन गया। थर्ड प्रॉब्लम भाई सफाई, और सफाई का मतलब नो करप्शन। भाई करप्शन एक बहुत बड़ा दिमक है। भारत देश को आज करप्शन ने बहुत पीछे और ब्यूरोक्रेसी ने बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन सिंगापुर में भी चैलेंज था। ब्रिटिश राज से करप्शन था, वो पार्ट ऑफ कल्चर था। इनफैक्ट जब उनको इंडिपेंडेंस मिला तो उनके एंटी करप्शन ब्रांच में सिर्फ 17 लोग थे। इंडिपेंडेंस के बाद जून 1959 में जब ली कुआन व्यू पीएम बने तो सबसे पहले उन्होंने शपथ ली कि हम इफेक्टिव गवर्नमेंट बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाएंगे और सिस्टम को ऐसे स्ट्रॉन्ग करेंगे कि पाई पाई का एक एक सिंगापुर डॉलर का हिसाब मिलेगा। उन्होंने अपने पूरे पार्टी के साथ प्लेज किया, हर डॉलर का रेवेन्यू, हर डॉलर का एक्सपेंस हम ट्रांसपेरेंसी से रखेंगे और जो करप्शन करते पकड़ा जाएगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और 17 जून 1960 से बहुत सारे कायदे स्ट्रिक्ट जो इंप्लीमेंट हो रहे वो लाए। और सिंगापुर में इसके लिए आप देखोगे कि हमारे ही इंडियन फॉरेनर्स और बहुत सारे अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास घूमने जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई पकड़े जाएंगे तो फाइन लगेगा, डंडा पड़ेगा, और वही लोग इंडिया में आके थूकते हैं रोड पे और कचरा करते हैं। तो लॉज बनाया है, इंप्लीमेंट किया है स्ट्रिक्टली कि भाई 2014 तक ली कुआन ने खुद अपने पार्टी के 5 लीडर्स और सिंगापुर के 8 सीनियर सिविल सर्वेंट्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया, यानी करप्शन करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसके कारण हमेशा गवर्नमेंट का नाम ऊंचा रहा और सिंगापुर में करप्शन कम होते गया, लोगों ने लाइफ एंजॉय किया। और एक चीज हमेशा याद रखना जो है फोर्थ पॉइंट, कि डेमोक्रेसी हमेशा स्मार्ट नहीं है, दादागिरी। फोर्थ पॉइंट है दादागिरी, गुंडागिरी। और उसका मतलब क्या है? भाई सिंगापुर में एक ही पार्टी है जो लंबे टाइम से रूल कर रहा है। ली कुआन व्यू 1959 से 1990, गो चोक टोंग 1990 से 2004, ली स्वेन लोंग 2004 से 2024 और रिसेंटली लॉरेंस वोंग मई 15, 2024 को प्राइम मिनिस्टर मिले। यानी एक ही पॉलिटिकल पार्टी पीएपी से इन्होंने ये कंट्रोल किया। इसके लिए शायद मुझे कभी कभी लगता है कि डेमोक्रेसी, सबकी राय लेना, सबका वोट लेना, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। आज इंडिया रेवड़ी कल्चर में इसके लिए अटक गया है, रिजर्वेशन से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसे वोट बैंक पॉलिटिक्स से। और यहाँ पे सिंगापुर कंट्री ने इतना दादागिरी कर दिया कि भाई प्रोटेस्ट नहीं करना है, हम गलत नहीं करेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक छोटा सा उदाहरण, 1980s में सिंगापुर एयरलाइंस बहुत ही इनएफिशिएंट था और एक बार पायलट ने अपने यूनियन में स्ट्राइक कर दिया कि हमें 30% हाइक चाहिए, नहीं तो हम फ्लाइट उड़ाएंगे नहीं। ली कुआन व्यू ने बोला ये दादागिरी नाटक मेरे सामने करना मत, मैं तैयार हूं ये एयरलाइंस को जिंदगी भर बंद रखने के लिए, लेकिन झुकेगा नहीं साला। और हमारे देश में छोटे छोटे चीज पे प्रोटेस्ट होके डेमोक्रेसी के नाम पे क्रिपल किया जाता है इकोनॉमी को। डेमोक्रेसी अच्छा है कि कोई अपनी मनमानी न करे, लेकिन अगर कोई एथिकल, रिलीजियस, टॉलरेंट और विजनरी आदमी देश को
10 साल स्ट्रिक्ट आयरन हैंड से चला सकता है, तो ये सब नाच नखरे करप्शन खत्म हो जाएगा और भारत देश शाइन करेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है कि सिंगापुर में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो राइट्स हो रहे थे। सिंगापुर में जैसे भारत देश था, सिंगापुर में पॉकेट्स बन गए थे, भाई ये इंडिया देश का पॉकेट है, ये मुस्लिम्स का पॉकेट है, और ये देश का बंटवारा कर रहे थे। सिंगापुर गवर्नमेंट ने निर्णय किया कि भाई लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, कोई भी डिसाइड नहीं करेगा कि वो घर कहां पे लेगा। सिंगापुर ने सिंपल सिस्टम बनाया, आहा मोमेंट है दोस्तों, सुन लो, सिंपल रूल बनाया कि भाई सब हर जगह रहेंगे। आपको अगर फ्लैट खरीदना है, आप लॉटरी सिस्टम में आएंगे, आप एप्लीकेशन करिए, हम घर का लॉटरी निकालेंगे, आपका नाम आएगा तो वो फ्लैट आपको बेचा जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, कल्चर एक्सचेंज हो गया, टॉलरेंस बढ़ा, एक्सेप्टेंस बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, राइट्स कम हो गए। ये था आहा मोमेंट। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगापुर वॉज ऑलवेज हैप्पी टू लर्न, हंग्री टू लर्न। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कि उन्होंने मान लिया कि हमें कुछ आता नहीं है, हमें औरों से सीखना है। 1960 और 70s में लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, या तो यूएसए मॉडल, या तो रशिया मॉडल, या तो जापानीज का कल्चर, या तो यूरोपियन का कल्चर। सिंगापुर ने बोला भाई हम सबसे सीखेंगे, और जो हमारे लिए राइट है, हमारे स्वॉट के हिसाब से उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। उदाहरण के तौर पे सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट आ रहा था, जो आज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। इसको बिल्ड करने के लिए सिंगापुर ने एक ऑफिशियल टीम बनाया, और फिर वहां से उन्होंने डिजाइन और पूरा ऑपरेशन एसओपी बनाया कि हम कैसे ग्रेट एयरपोर्ट बना सकते हैं। अपने पॉलिसी प्रॉब्लम्स के हम कैसे इंटरनल ब्यूरोक्रेसी को रन करें, उन्होंने जापानीज और फ्रेंच के सिविल सर्विसेज को कंबाइन करके अपनाया, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर। और अपने गवर्नमेंट के एचआर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन कंपनी शेल है, शेल कंपनी के अप्रेजल और इंसेंटिव सिस्टम को स्टडी करके सिंगापुर ने अपना पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, यानी हर जगह से सीख के अपने आप को इंप्रूव किया। तो ये केस स्टडीज में हमें सीखने को मिलता है कि सिंगापुर ने बहुत कम टाइम में 59 इयर्स में फ्रॉम जीरो टू हीरो कैसे बना। आपको ये वीडियो से सबसे बेस्ट चीज क्या लगा वो कमेंट में जरूर बताइए। आपके सजेशन के हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे निकालना चाहिए वो भी कमेंट से बताइए, और ये वीडियो शेयर करना उन सभी से जिनको अपने लाइफ और बिजनेस में राइज करना है। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।